हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटेट फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मैराथन क्लास चल रही है साइंस पेपर 2 की, जहाँ पे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही पीवाईक्यू क्वेश्चन में भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2011 में भी आया, 12 में भी आया, 15 में भी आया। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते चल रहे हैं। मैराथन, ये हमारी मैराथन क्लास 7 है। इसके पहले 6 मैराथन क्लास आपकी अपलोड की जा चुकी हैं और कुछ प्रैक्टिस सेटअप भी अपलोड किए जा चुके हैं, जहाँ पे 2011 से लेके 2022 तक जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस कराई गई है। तो ये सारी क्लासेस जो आपकी एमसीक्यू क्लासेस हो रही हैं, ये एक प्लेलिस्ट बनाई गई है एनसीईआरटी स्पेशल क्लास प्लेलिस्ट के नाम से, जहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, संभावित प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एज इट इज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की पूरी पूरी संभावना है, उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो ये जो प्लेलिस्ट बनी है सीटेट स्पेशल एनसीईआरटी की, तो उसको आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि आप एक घास के पादप को खोदें और ध्यान से देखें तो इसकी जड़ एवं पत्तियां होंगी, कैसी होंगी? ये आपका सीटेट फैब 2014 में आया हुआ प्रश्न है। मूसला जड़ एवं समांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़ एवं जालिकावत सिरा विन्यास, तंतुमय जड़ एवं जालिकावत सिरा विन्यास, तंतुमय जड़ एवं समांतर सिरा विन्यास। तो कैसा? सबसे पहले आप ये समझिए कि सिरा विन्यास क्या होती है। मान लेते हैं ये दो पत्तियां हैं, दो पत्तियों का इमेज हम बनाते हैं। ये क्या है? दो पत्तियां हैं। तो एक देखिए, ये बीच में मध्य सिरा होता है और ये पतली पतली लंबवत सिराएं जो गई रहती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? समांतर सिरा विन्यास। इसमें जो सिराएं होती हैं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वहीं पे जालिकावत सिरा विन्यास क्या होता है? जहाँ पे सिराएं क्या करती हैं? एक जालीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। इसको क्या बोलते हैं? जालिकावत सिरा विन्यास बोलते हैं। ऐसे ही जड़ भी, मूसला जड़ वो जड़ होती है जो कि एक मोटी सी बड़ी जड़ गई रही होती है और उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकली रहती हैं। तो इस जो बीच वाली जड़ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मूसला जड़ कहा जाता है। ये बड़े प्लांट में जैसे आम, बरगद, नीम, ऐसे बड़े पौधों में क्या पाई जाती है? मूसला जड़ पाई जाती हैं। बाकी ये जो घास हैं, बांस हैं, इनमें कैसी जड़ पाई जाती है? इसमें तंतुमय जड़ या फिर फाइब्रस रूट पाई जाती है। ये जो फाइब्रस रूट होती है ना, ये स्टेम से ही कहीं से भी निकली रहती है, ये तने से ही कहीं से निकल जाती है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है। तो जो अब घास देखें, तो घास में क्या एक मोटी जड़, मूसला जड़ होती है? नहीं, घास में तने से ही छोटी छोटी फाइबरस रूट निकली रहती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? तंतुमय जड़ कहा जाता है। ठीक है, तो मूसला जड़ दो ऑप्शन में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाते हैं तंतुमय जड़, जालिकावत सिरा विन्यास, तंतुमय जड़ और समांतर सिरा विन्यास। तो जो घास होती हैं, घास की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है और घास की जो जड़ें होती हैं कैसी होती हैं? तंतुमय जड़ पाई जाती हैं। तंतुमय जड़ मतलब फाइबरस रूट पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ये आपका सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रकाश बिना प्रकाश संश्लेषण के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पादप श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादप के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादपों के दिन के समय एक साथ होने वाले प्रक्रम हैं। यहाँ पे पूछा है सही कथन कौन से हैं, और यहाँ पे कूट दिया हुआ है 1, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 4, 2, 3 तथा 4, 1, 3 तथा 4। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, यहीं से हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्या है? प्रकाश बिना प्रकाश संश्लेषण के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। आप इसको रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट करिएगा कि आप भोजन बनाए हुए, प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है? पौधे इसके थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो आप भोजन का निर्माण किए बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो हाँ, रह सकते हैं। पादप श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो क्या यह संभव है? कोई भी अगर लिविंग थिंग्स
थिंग्स है, कोई भी अगर जीवित चीज़ है, अगर कोई भी जीवित चीज़ है तो वह बिना श्वसन के नहीं रह सकता है, उसके लिए श्वसन तो बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादप के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हाँ, तो सही है, क्योंकि भोजन भी पादप को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। किसी भी जीवित चीज़ को भोजन भी आवश्यक है और सांस लेना भी आवश्यक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादप में दिन के समय एक साथ होने वाले प्रक्रम हैं। तो हाँ, ये भी सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण भी होता है और श्वसन भी होता है। बस क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण थोड़ा दिन के समय क्या रहता है, तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय कैसी रहती है, तेज रहती है, और रात के समय थोड़ी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं किस वाले ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। अगला प्रश्न है, बांस में कौन सा सिरा विन्यास तथा मूल का प्रकार पाया जाता है। ये भी आपका सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। समांतर सिरा विन्यास तथा तंतुमय मूल, जालिकावत सिरा विन्यास तथा मूसला मूल, समांतर सिरा विन्यास तथा मूसला मूल, जालिकावत सिरा विन्यास तथा तंतुमय मूल। बताइए, बांस में कौन सा सिरा विन्यास पाया जाता है पत्तियों में, और किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो बांस भी जो होता है ना, बांस में भी कैसा मूल पाया जाता है, इसमें भी तंतुमय मूल यानी फाइब्रस रूट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फाइब्रस, एक मिनट, फाइब्रस रूट पाया जाता है। देखिए, बांस में भी कोई मूसला जड़, कोई मोटी जड़ नहीं गई रही होती है, इसके तने से ही ऊपर से, ये तो मिट्टी के ऊपर ही दिखते रहते हैं, ऐसे पतली पतली जड़ें रहती हैं जो कि क्या करती हैं, मिट्टी के मतलब ज़मीन से मजबूती से पकड़ बनाई रहती हैं। तो ये क्या ऐसी जड़ होती हैं, इन जड़ों को बोला जाता है तंतुमय मूल, फाइब्रस रूट बोला जाता है। तो मूसला जड़ ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि बांस की पत्तियों में भी कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है। तो आप देखे होंगे, बांस की पत्तियां भी ऐसे लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, और उनमें भी हमेशा समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो समांतर सिरा विन्यास तथा तंतुमय मूल। बांस की पत्तियां सक्रिय होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है, और इनकी जो सिराएं होती हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम में चयन कीजिए। बोला है कि आहार नाल का जो भाग है उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले मुख आएगा, ग्रसिका, आमाशय, बृहदांत, फिर क्षुद्रांत। बृहदांत मतलब क्या होता है, बड़ी आंत, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। और क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत, इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोला जाता है। ठीक है, फिर आ जाएगा मुख, आमाशय, ग्रसिका, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख, आमाशय, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक था, इसलिए इसको यहाँ पे सुधारी हूँ। बताइए क्या सही होगा, यहाँ पे सही क्रम क्या होगा आहार नाल का। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, सबसे पहले मुख आता है। ठीक है, क्या आएगा, मुख। मुख के बाद भोजन कहाँ पे जाता है, ग्रसिका में जाता है, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ पे जाएगा, ग्रसिका के बाद जाएगा आमाशय में यानी स्टमक में जाएगा। आमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। फिर छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में भोजन जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, रक्तम या फिर मलाशय में भोजन जाएगा। तो मुख से कहा गया, पहला मुख, दूसरा ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत में, पांचवा बड़ी आंत में, छठवां जाके भोजन कहाँ पे जाएगा, रक्तम या फिर मलाशय में जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3। मुख के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर जाके बड़ी आंत, फिर लास्ट में रेक्टम या फिर मलाशय में जाता है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इन चीज़ों के कि मुख में क्या होता है और आमाशय में क्या होता है भोजन का। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाता है, मुख में जाता है। ठीक है, मुख में जाता है भोजन, 20 से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। मुख में भोजन जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, पहले भोजन को चबाया जाता है,
जो दांत हैं भोजन को चबाते हैं। चबाने के बाद इसमें क्या मिलाया जाता है? सलाइवा मिलाया जाता है, लार को मिलाया जाता है। यहाँ पे क्या मिलाया जाता है? सलाइवा यानी लार को मिलाया जाता है। उसके बाद जब सलाइवा मिल जाता है तो भोजन नरम हो जाता है। फिर यहाँ पे टाइलिन एंजाइम मिलता है। तो टाइलिन एंजाइम के मिलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? स्टार्च का पाचन होने लगता है। ठीक है, तो ये काम हो गया मुख का। फिर इसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है? ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका को क्या बोला जाता है? ईसोफेगस बोला जाता है। यहाँ पे ग्रसिका में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, बस यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक गति होती है। क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक गति होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भोजन क्या होता है? आगे की ओर जाता है। आगे की ओर मतलब कहाँ पे जाता है? आमाशय में भोजन चला जाता है। ठीक है, ये हो गया ग्रसिका का काम। तीसरा फिर भोजन कहाँ पे जाएगा? तीसरा भोजन जाएगा आमाशय में। कहाँ पे जाएगा? आमाशय में भोजन जाएगा। अब आमाशय में भोजन गया तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? जितने भी जीवाणु होंगे भोजन में ना, तो ये जीवाणुओं को मारने का काम करेगा। जीवाणुओं को मारने के अलावा ये क्या करता है? एंजाइम को सक्रिय कर देता है। अब एंजाइम में कौन से एंजाइम को ये सक्रिय कर देगा? तो पेप्सिन एंजाइम को। पहले क्या रहता है? जो पेप्सिन एंजाइम है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में, पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन के फॉर्म में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है। कैसी रहती है? निष्क्रिय अवस्था में। पर क्या होता है? फिर ये जब HCl एंजाइम पहुंचता है तो ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन में बदल के उसको क्या कर देता है? सक्रिय एंजाइम के रूप में बना देता है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है? यहीं पे प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब जब प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है तो यहाँ पे भोजन किस अवस्था में आ जाता है? इस यहाँ पे भोजन कायम की अवस्था में आ जाता है। अब कायम किसको बोलते हैं? तो जो अर्ध तरल रूप में भोजन आ जाता है ना, सेमी लिक्विड रूप में जो भोजन आ जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? कायम बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो कायम है, अर्ध तरल भोजन है, ये कहाँ पे जाएगा? तो अर्ध तरल भोजन जाएगा चौथे पार्ट यानी छोटी आंत के पास। कहाँ पे जाएगा ये भोजन? ये भोजन चला जाएगा छोटी आंत के पास। छोटी आंत में क्या होगा? तो यहाँ पे पित्त रस आएगा। यहाँ पे बहुत सारे बाइल जूस आता है, यानी पित्त रस आएगा। बाइल जूस के अलावा क्या आएगा? अग्नाशय रस आएगा। अग्नाशयी रस। ठीक है, अग्नाशयी रस यानी जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं वो आके यहाँ पे मिलते हैं। अब छोटी आंत में जब पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस और बाइल जूस आते हैं तब क्या होता है? यहाँ पे कार्ब का भी यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है। दूसरा यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है यानी अमीनो अम्ल के रूप में। और तीसरा यहाँ पे फैट का पाचन होता है, यानी यहाँ पे भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे भोजन कहाँ पे जाता है? बड़ी आंत के पास जाता है। ठीक है, भोजन देखिए कहाँ पे आ गया? बड़ी आंत के पास आ गया। बड़ी आंत के पास जब भोजन आता है तो यहाँ पे जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होगा। जल के अवशोषण के साथ साथ जो भी खनिज लवण है, खनिज लवण का यहाँ पे अवशोषण किया जाता है। और खनिज लवण और जल का अवशोषण करने के बाद मल का निर्माण होता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका निर्माण होगा। उसके बाद ये मलाशय में जाएगा और मल का त्याग हो जाएगा। यानी मुख से भोजन टहलते टहलते कहाँ पे आ गया? रेक्टम मलाशय तक आ गया। ये पूरी प्रोसेस एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी मुख से भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका में, ओएसोफेगस में, फिर उसके बाद स्टमक में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर जाके बड़ी आंत से कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक 5 ग्राम वाले पंख और एक 10 ग्राम वाले कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के विषय में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बताना है। बताइए कौन सा कथन सही होगा? पहले ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। दूसरा है दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा। दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले इसको आप ऐसे आसान भाषा में समझिए कि देखिए हल्का पंख, पंख कैसा है? हल्का है। तो हल्का पंख जो है ये कितने ग्राम का है? तो ये है 5 ग्राम का। और भारी जो कील है, भारी कील कितने ग्राम की है? भारी कील है 10 ग्राम की। और दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? बराबर है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों की बराबर है। तो सबसे पहले ये समझिए जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा का मतलब है चलने की ताकत, चलने की ताकत, ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। और यहीं पे संवेग, संवेग मतलब क्या होता है, संवेग मतलब होता है टक्कर मारने की ताकत। ये दोनों चीज़ आप समझिएगा, टक्कर मारने की ताकत, ठीक है। गतिज ऊर्जा मतलब चलने की ताकत, संवेग मतलब टक्कर मारने की ताकत। तो अब देखिए, अगर हल्की चीज़ होगी और भारी चीज़ है तो उसमें उसमें क्या होगी, चलने की ताकत बराबर होगी। जब चलने की ताकत बराबर होगी तो जो हल्की चीज़ होगी, तो हल्की चीज़ तेज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। कोई भी आप इंसान को ही देखिए, अगर कोई दुबला पतला इंसान है, एकदम सिंगल हड्डी, तो वो तेज तेज चलेगा। हल्का है तो तेज चलेगा। और अगर कोई ऐसे मोटा सा कोई है तो वो चलेगा, तो वो क्या करेगा, धीमी गति से चलेगा। यानी भार जो है वो गति को क्या करेगी, प्रभावित। भले गतिज ऊर्जा बराबर है पर जो वजन है वो गतिज ऊर्जा का क्या करेगा, गति को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब देखिए संवेग बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है भार गुणे चाल। क्या होता है, भार गुणे चाल। अब बताइए संवेग किसका ज़्यादा होगा, जिसका भार ज़्यादा होगा। तो यानी क्या होगा, अगर भार ज़्यादा तो चाल भले ही, काइनेटिक एनर्जी भले ही बराबर, चाल बराबर है, पर जिसका भार ज़्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, संवेग भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो हल्का पंख है तो इसकी चाल ज़्यादा होगी, पर इसका भार कम है तो इसका संवेग भी कम होगा। और जो भारी कील है उसकी भार ज़्यादा है तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम के पिंड पर 25 न्यूटन तथा 16 न्यूटन के दो बल विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करिए। 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 41 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 1 किलोग्राम का एक पिंड है, पिंड कितने का है, 1 kg का है। ठीक, 1 किलोग्राम का एक पिंड है। जब एक बल है, पहला बल है, पहला बल कितना है, 25 न्यूटन का, पहला बल कितना है, 25 न्यूटन का मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में लग रहा। जो दूसरा बल है, दूसरा बल कितने का है, दूसरा बल है 16 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 16 न्यूटन का, ये मान लेते हैं विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में काम कर रहा। तो अब क्योंकि दोनों बल विपरीत, एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो जो शुद्ध बल होगा, शुद्ध बल क्या होगा, तो शुद्ध बल बराबर होगा बड़ा बल, क्या होगा, बड़ा बल माइनस छोटा बल। ठीक है। शुद्ध बल बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा बल माइनस छोटा बल। तो बड़ा बल कितना है, यहाँ पे 25 न्यूटन है, छोटा बल कितना है, 16 न्यूटन है। तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 9 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा क्या निकल आया, बल निकल आया। अब हम न्यूटन के गति के दूसरा नियम लगाते हैं। दूसरा नियम क्या बताता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, उत्पन्न त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा कि नहीं, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए फोर्स कितना है, फोर्स दिया है 9 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पिंड एक आपेक्षिक वेग से गति कर रहा है। यदि इसका वेग दोगुना हो जाए तो इसका रेखीय संवेग दोगुना हो जाएगा, इसका रेखीय संवेग दोगुने से कम होगा, इसका रेखीय संवेग दोगुने से अधिक होगा, इसका रेखीय संवेग क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है, रेखीय संवेग P बराबर होता है m गुणे v, यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है। यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। अब यहाँ पे क्या बोला है, वेग दो गुना कर दिया जाए, यानी पहले वेग, अगर फर्स्ट वेग देखिए तो पहला वेग क्या था, v। अब सेकेंड वेग देखिए तो सेकेंड वेग क्या हो गया, 2v, वेग को दोगुना कर दिया गया, यानी p1 बराबर क्या है,
एम भी है। अब P2 बराबर क्या है, m तो वही है, वेग क्या हो गया 2 ही हो गया। तो यानी P2 बराबर क्या आ जाएगा, P2 बराबर आ जाएगा 2mv। अब mv किसके बराबर है, mv है P1 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे P1, यानी कुल मिला के P2 बराबर क्या आ जाएगा 2 P1 के बराबर आ जाएगा। यानी उसका रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग पहले से दोगुना हो जाएगा। क्या होगा, अगर वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका रेखीय संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण के लिए निम्न में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चालन में, संवहन में, विकिरण में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चालन में ऊष्मा संचरण में ये ठोसों में, जो ठोस में ऊष्मा संचरण होती है तो ठोसों में किस विधि से होती है, चालन विधि से होती है। इसमें क्या होते हैं, चालन विधि में जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करते, अपनी जगह से हटते नहीं हैं, बस क्या करते हैं, अपनी ही ओरिजिनल जगह पे कंपन करते रहते हैं। और वाइब्रेशन के माध्यम से, क्योंकि इसमें ठोस में कण पास पास होते हैं, तो वाइब्रेशन के माध्यम से एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण करते रहते हैं। ठीक है, द्रव जो संवहन विधि है ये मोस्टली किसमें होती है, द्रव में होती है। जैसे मान लीजिए एक ये कंटेनर है, यहाँ पे पानी भरा है, अब यहाँ से नीचे से हम क्या दे रहे हैं, इसको फ्लेम दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा जो नीचे के अणु है ना, ये हल्के होके गर्म होके ऊपर चले जाएंगे, जिससे नीचे जो है कम घनत्व का क्षेत्र क्रिएट होगा। अब यहाँ पे कम घनत्व मतलब यहाँ पे जगह खाली है, तब ऊपर के अणु क्या हो जाएंगे, नीचे चले आएंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल में गति होती है, यहाँ पे कणों में गति देखने को मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, संवहन विधि। इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण के लिए, विकिरण विधि के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश प्रकाश पृथ्वी तक आना, ठीक है, पृथ्वी तक आना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विकिरण विधि के द्वारा ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हम जाड़ों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, गर्म कपड़े मोटे होते हैं, गर्म कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं, गर्म कपड़े अच्छे दिखाई देते हैं, या गर्म कपड़े ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तो हम जाड़ों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, जो ऊनी कपड़े हैं वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जैसे जो हीट है, जो बॉडी हीट है, यानी जो हमारे शरीर की गर्माहट से जो हमको गर्माहट मिलती है, बॉडी टेम्परेचर से जो गर्माहट मिलती है, उसके वजह से जो ऊष्मा होती है ना, तो ये जो गर्म कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, इस ऊष्मा को बॉडी से बाहर नहीं जाने देते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसको ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। इसीलिए गर्म कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग हम जाड़ों के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, अगर दोनों दर्पण को देखिए तो ये क्या है, ये क्या है, अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है ना, इधर क्या रखती है, इधर वस्तु रखी जाती है जो कि निगेटिव साइड को बताता है, और ये किसको बताता है, पॉजिटिव साइड को। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अनंत है, यहाँ पे फोकस होता है, और ये क्या होता है, ध्रुव होता है। तो इसमें इधर जो भी वस्तुएं रखी रहती हैं अनंत से लेके फोकस तक, उसकी इमेज ये क्या करता है, इधर ही बनाता है जिधर वस्तु रखी रहती हैं। और जो ये प्रतिबिंब होती है ना, ये कैसे होते हैं, ये हमेशा उल्टा होते हैं। उल्टा के अलावा वास्तविक होते हैं। अब वास्तविक के अलावा ये छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं कुछ प्रतिबिंब, और एक प्रतिबिंब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा रहता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। तो ये प्रतिबिंब क्या रहता है, बराबर भी रहता है। ठीक है,
पर एक प्रतिबिंब जो कि फोकस और पोल के बीच में जो वस्तु यहाँ पे रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब ये कहाँ बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा रहता है, ये प्रतिबिंब सीधा और आभासी रहता है। सीधा, आभासी और क्या रहता है, वस्तु से बड़ा रहता है। कैसा रहता है, वस्तु से बड़ा। मतलब इससे ये समझ में आ गया कि जो अवतल दर्पण है ये उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है और सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है। अब प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया ये मैं थ्योरी क्लासेस में पढ़ाई हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण पे। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण अनंत है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये पोल। तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर अनंत पे कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पे। उसके अलावा अनंत और कहीं भी, अनंत के अलावा कहीं पे भी प्रतिबिंब वस्तु रखी है तो सारे का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। और सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, सारे प्रतिबिंब सीधे होंगे, सारे प्रतिबिंब आभासी होंगे। आभासी मतलब क्या है कि जिधर वस्तु रखा है उधर वस्तु प्रतिबिंब ना हो, तो सारे प्रतिबिंब आभासित होंगे और सारे प्रतिबिंब कैसे रहेंगे, वस्तु से छोटे रहेंगे। तो ये किसकी बात हो गई, ये हो गई उत्तल दर्पण। किसकी बात हो गई, उत्तल दर्पण। और ये किसकी बात हो गई, तो ये हो गई अवतल दर्पण। किसका है, अवतल दर्पण। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या है, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब। अभी हमने देखा सारे प्रतिबिंब सीधे होंगे, आभासी होंगे, छोटे होंगे। अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, गलत। अभी हमने देखा अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है और एक प्रतिबिंब सीधा भी बनाता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है उत्तल दर्पण सदैव उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल गलत। क्योंकि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होता है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ये आपका सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ प्रश्न है, अभी रिसेंट में, पर ये कई बार रिपीट हो चुका है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि का तारतम्य उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारतम्य उच्च होगा। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। इसका आप आंसर बताइए। इससे एक प्रश्न से आपके 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ध्वनि का तारतम्य उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। सबसे पहले इसको देखिए, तो जो तारतम्य है, तारतम्य किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे डिपेंड करता है, आयाम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो आयाम है, आयाम किस पे डिपेंड करता है, आयाम तीव्रता पे डिपेंड करता है। किस पे, तीव्रता पे। ठीक है, और अगर अधिक आवृत्ति होगी, क्या बोला है तीसरे ऑप्शन में कि आवृत्ति निम्न है तो तारतम्य उच्च होगा। अगर अधिक आवृत्ति है, अगर आवृत्ति अधिक है तो जो तारतम्य है, तारतम्य भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्या होगा, तारतम्य भी अधिक होगा, पिच भी अधिक होगा। तो यहाँ पे उल्टा लिखा है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन आवृत्ति द्वारा किया जाता है, नहीं तीव्रता। ये किसके द्वारा, प्रबलता या तीव्रता किस पे डिपेंड करती है, आयाम पे डिपेंड करती है, आवृत्ति पे नहीं। तारतम्य आवृत्ति पे डिपेंड करता है और आयाम पे डिपेंड कौन करती है, तीव्रता डिपेंड करती है। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। ये ऑप्शन क्या है, सही है कि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा चलती है, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में ध्वनि की गति होती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि की गति बिल्कुल क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप समतल दर्पण के कॉन्सेप्ट को समझिए। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। सीधा के अलावा क्या होता है, आभासी होता है। आभासी मतलब दर्पण के पीछे बनता है। पर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ये समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पे है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो दर्पण के अंदर 2 मीटर दूरी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के अंदर 2 मीटर दूरी पर ही बनता है। यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर स्थित होगी प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर होगा।
और प्रतिबिंब का आकार मान लेते हैं ये वस्तु अगर 1 मीटर ऊंची है तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी कैसा होगा, 1 मीटर ऊंचा होगा। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। और जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वास्तविक नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। जो प्रतिबिंब होते हैं ना, पार्श्व परिवर्तित मतलब लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। लेफ्ट का राइट बना देता है और राइट का लेफ्ट बना देता है। तो ये ए सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे बी को छोड़ के। यहाँ पे क्या है, ये शायद थोड़ा सा अधूरा है। यहाँ पे ऐसे कूट दिया रहा होगा ए बी डी, या फिर दूसरा क्या था ए बी सी, तीसरा है ए सी डी, चौथा है बी सी डी। ठीक है, तो इसमें ऐसे चुनना रहा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, साथ ही कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित यानी लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बना देगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो हम घरों पे दर्पण का उपयोग करते हैं ना, वो समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, क्या बनता है। कुल मिला के पूछा है HCl और NaOH जब मिलते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए HCl क्या है, ये अम्ल है, और NaOH क्या है, ये एक क्षार है। जब अम्ल क्षार बने मिलेंगे तो लवण का निर्माण होगा, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण बोलेंगे। तो लवण कौन सा बनेगा, लवण बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो किसका निर्माण होगा, निर्माण होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, या फिर इसको घरेलू नमक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घरेलू नमक। जो हम घर में नमक का उपयोग करते हैं ना, वो क्या होता है, NaCl ही होता है। अगला प्रश्न है, गुड़हल के पुष्प के सूचक को क्षारीय विलयन में मिलाने पर क्या होता है। क्षारीय विलयन हरा हो जाता है, क्षारीय विलयन लाल हो जाता है, क्षारीय विलयन नीला हो जाता है, क्षारीय विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुड़हल क्या है, एक प्रकार का सूचक है। इसको अगर क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है ना, तो क्षारीय विलयन कैसा हो जाता है, हरे कलर का हो जाता है। संसूचक के बारे में मैंने बताया है कि कौन कौन से सूचक होते हैं। वो अम्ल पे कौन सा कलर देते हैं और क्षार पे कौन सा कलर देते हैं, इसको डिटेल से मैंने बताया है। तो आप मैराथन क्लासेस में ही बताया है, आई थिंक फर्स्ट मैराथन क्लास में या फिर सेकेंड मैराथन क्लास में बताया है, तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अंतःग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, अंतःग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होता है, निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन नहीं होता है, निष्कासित की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला है कौन सा कथन सही है। अंतःग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड क्या नहीं होता, होता है। ये प्रतिशत मैं आपको बताऊंगी, प्रतिशत अभी किसी क्लास में मैंने बताया भी है, मैराथन क्लास में ही, कि अगर हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड अंतः शोषण में लेते हैं और उसको छोड़ते कितना है। तो अंतःग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं होता ऐसा संभव नहीं है। अंतःग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ये सही है। जो हम वायु अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन होता है, और जब हम वायु बाहर छोड़ते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। थिंक 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं अंतःग्रहण में, और 17% ऑक्सीजन क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, होता है। निष्कासित की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम अंतःग्रहण करते हैं और निष्कासित करते हैं, दोनों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।